हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं मेरा टेरेस गार्डन है, जो कि छत पे मैंने सेटअप किया हुआ है और यहाँ पर मैं अपने किचन के लिए विभिन्न तरह की सब्जियां उगाता हूँ। इस वक्त मेरे टेरेस गार्डन में करीब करीब 25 प्लस सब्जियां दोस्तों लगी हुई है। और ये सब्जियां इसी तरह से सुचारू रूप से लगी रहे, चलती रहे, इसके लिए हमें निरंतर कार्य करता रहना चाहिए होता है। महीना चेंज हो रहा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो भी हमें कार्य करता रहना चाहिए होता है और नई नई विभिन्न तरह की सब्जियों को लगाते रहना चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गार्डन पूर्ण रूप से हरा भरा रहे और सब्जियों से लदा हुआ रहे, तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि अगस्त महीने के अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी सब्जियां होती है जो लगा देनी चाहिए होती है। अगस्त का महीना जो होता है बागवानी के लिए सबसे बेहतरीन महीनों में से एक माना जाता है। इस समय मौसम में नमी बनी रहती है, तापमान भी पौधे के अनुकूल होता है और काफ़ी सब्जियां हैं जो तेजी से बढ़कर शानदार उत्पादन देती है। लेकिन सही समय पर सही सब्जियों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत सब्जियां लगा दी तो मेहनत और समय के साथ साथ आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो हमें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी रहता है कि हमें हर महीने में, खास तौर से जब अगस्त का महीना शुरू होता है, तो हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जियां होती है जो हमारे टेरिस गार्डन में चाहिए, आपने छत पर गार्डन सेटअप कर रखा हो, चाहे जमीन पर कर रखा हो, उन सब्जियों को लगा देना चाहिए होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त के महीने के अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जो लगा देनी चाहिए, जिन्हें आप गमलों में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के कैरेट में भी लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो सीधे ज़मीन में आपने गार्डन सेटअप कर रखा है तो उसमें भी लगाकर आसानी से उन्हें उगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा उत्पादन अपने यहाँ पर कंटिन्यू रूप से अपने किचन के लिए ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपने टेरेस गार्डन सेटअप कर रखा है तो इन सब्जियों को उगाने के लिए जो ग्रो बैग का साइज होता है कितना होना चाहिए होता है। इसके अलावा साथ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दूंगा जिनकी मदद से आपके पौधों की बढ़वार तेजी से होगी और पौधा ज्यादा से ज्यादा फल फूल देने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है। तो जुड़ रहिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वोट करें, वह तो सब्सक्राइब कर ही लें। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगस्त महीने में सबसे पहले हमें लगा देनी चाहिए फूल गोभी। मैं इसलिए कह रहा हूँ फूल गोभी लगाने के लिए क्योंकि आपने देखा होगा कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट के वीक में जो फूल गोभी आना शुरू होती है, वह एक्चुअली काफ़ी महंगी मिलती है हमें। करीब करीब 80 से 100 रुपए केजी उसके दाम होते हैं। यही चीज़ हम अपने गार्डन के अंदर इसको उगाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो ये करीब करीब हमें बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर हमें अवेलेबल हो जाती है। और ये अगेती होती है तो इसके खाने का स्वाद भी बहुत ही निराला होता है। जब हम इसको ऑर्गेनिक रूप से करते हैं तब इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चूंकि ये करीब करीब 70 से 100 दिन में तैयार होने वाली फसल होती है, जब हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो करीब आप 5 से 8 दिन के अंदर इसके सीड्स क्या ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। और जब 30 से 35 दिन का जब पौधा होता है तो तब हमें इसको क्या करना चाहिए होता है, ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर फूल गोभी पूर्ण रूप से ट्रांसप्लांट हो चुकी है और इन्होंने अपनी जड़ भी पकड़ ली है। अब जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए होता है। फूल गोभी को जो पौधा होता है उसको एक्चुअली नमी पसंद होती है। नमी पसंद होने के साथ साथ जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें पुरानी मिट्टी के अंदर कभी भी पौधे को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए होता है। जब हम पुरानी मिट्टी के अंदर अगर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो जो पौधे की ग्रोथ होती है वह ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाती है, वो उसकी जो बढ़वार होती है कम होती है। साथ में जो उसमें फूल बनने की क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। इसके अलावा पौधा काफ़ी तरह की डिजीज से भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है और उसके बाद हमें पौध को ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। जब हम पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो करीब करीब आपको हर 15 दिन के अंदर इसमें एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर आप हल्दी पाउडर का इसके अंदर स्प्रे करें, 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच मिलाकर शाम के वक्त करें। ताकि इस वक्त जो इसके अंदर रोग लगने लगने वाले होते हैं, जैसे कटरपिलर हो गया, इस तरह के जो कीड़े होंगे जो पत्ते को खाने वाले होते हैं, वह दोस्तों इसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ समय समय पर आप गुड़ाई करते रहे और इस तरह की जो खरपतवार खड़ी हो जाती है उसको प्लांट से निकालें। अब बात आती है गमले को साइज की। तो जैसे आपने कैरेट कर रखा है तो कैरेट के अंदर भी आप लगा सकते हैं 2 से 3 पौधे। अगर ग्रो बैग के अंदर आप लगाना चाहते हैं तो 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग होता है उसमें आपको सिंगल पौधा एक लगाना चाहिए होता है, उससे ज़्यादा पौधा ना लगाएं क्योंकि ये फैलता ज़्यादा है। अलावा इसके अगर आप ज़मीन पर लगाते हैं तो कम से कम पौधे से पौधे की दूरी जो होती है 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। इससे कम की दूरी रखते हैं तो आपका पौधा क्या है कि थोड़ा विकास कम कर पाएगा और जो फूल का साइज होता है वो बहुत ही छोटा बन पाएगा। करीब करीब 70 से 90 दिन के अंदर आपको कुछ इस तरह फूल गोभी की हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। अब फूल गोभी का फूल आपने देखा हो कई बार पीला पड़ जाता है, तो उससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, जो साइड के पत्ते होते हैं वो तोड़कर फूल गोभी के फूल पर ढक देना चाहिए होता है। डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से क्या होता है कि फूल पीला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो फूल पीला पड़ने से दोस्तों बच जाता है। अगली जो सब्जी मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है टमाटर। टमाटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में लगाने चाहिए होते हैं। कारण क्या होता है कि टमाटर की जो खपत होती है हमारे किचन में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तीनों समय होती है, सुबह ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। गोभी की तरह टमाटर की भी दोस्तों पौध तैयार की जाती है।
जब पौध तैयार होती है तब हमें उसको क्या ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। पौध तैयार करने के लिए आपको टमाटर के क्या तो बेस्ट सीड्स लेने चाहिए होते हैं, या फिर आप अपने किचन से कोई पका हुआ बिल्कुल लाल टमाटर लीजिए, उसके सीड्स को निकालिए और एक अच्छी मिट्टी बनाइए। मिट्टी के अंदर आप कोकोपीट की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा रखिए। कारण क्या होता है कि कोकोपीट जो होता है वो ज़मीन के अंदर नमी बना कर रखता है। जब बीज को नमी लगातार मिलती रहती है तो बीज क्या है, जल्दी अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो ऊपर की मिट्टी वो सूख ना पाए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो क्या जो अंकुरित बीज होता है वो दम तोड़ देता है। तो इसलिए मिट्टी के अंदर नमी बना के रखें। जब टमाटर की पौध 4 से 6 इंच के करीब हो जाती है तो हमें उसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको वही एक पोरस मिट्टी बनानी चाहिए होती है, पुरानी मिट्टी के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए होता है। जब हम पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं, जब अगर ग्रो बैग के अंदर या गमले में कर रहे हैं, तो हमें जो 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग होता है, उसके अंदर सिंगल पौधा ही लगाना चाहिए होता है। इसके अलावा जब आप ज़मीन पर लगाते हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो कम से कम भी तो आपको 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए होती है, क्योंकि जो टमाटर का पौधा होता है फैलता भी अच्छा है और अच्छा अपना उत्पादन देने की क्षमता भी दिखाता है। इसी के साथ जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं पौध को, तो आपको करना क्या चाहिए होता है, हर 15 दिन के अंदर आपको 10 से 15 दिन में एक बार पौधे की निराई गुड़ाई करनी है। साथ में आपने प्लांट पर नीम ऑयल या जो लॉन्ग ऑयल होता है उसका स्प्रे करना चाहिए होता है। कारण क्या होता है कि टमाटर का पौधा जब तेजी से आगे बढ़ता है तो उसमें काफ़ी तरह के जो कीट और वायरस का अटैक आपको देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि हर 15 दिन के 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल या जो लौंग ऑयल होता है उसका स्प्रे करना चाहिए होता है। करीब 1 लीटर पानी के अंदर आपने नीम ऑयल या लौंग ऑयल को लेना है और अच्छी तरह मिलाकर उसको प्लांट पर स्प्रे करना है। चूँकि तेल होता है ये, तो तेल के कंटेंट को तोड़ने के लिए हमें इसमें चुटकी भर सरफ मिला लेना चाहिए होता है। इससे क्या होता है, पूरे पानी में मिक्स हो जाता है और पूरे प्लांट पर उसका स्प्रे करें। शाम के टाइम स्प्रे करें, इससे बेनिफिट ये होता है कि इस तरह के कीट हमारे प्लांट पर नहीं लगते हैं। करीब-करीब 60 से 70 दिनों में आप देखते हैं कि पौधे के अंदर खूब अच्छी मात्रा में फूल आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिएगी। जैसे सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए होता है कि पौधे के अंदर जो मिट्टी है उसमें नमी बना कर रखनी चाहिए होती है। पानी भरकर बिल्कुल नहीं देना चाहिए होता है। अगर आप पानी भरकर देंगे तो उससे क्या होगा कि पौधा जो है फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है उससे जूझना शुरू कर देता है। तो इसलिए मिट्टी को जब तक ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच ना सूख जाए तब तक आप प्लांट में पानी अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ इसमें जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वह एयर के द्वारा होती है, हवा के द्वारा पूर्ण की जाती है, ना कि मधुमक्खी, तितली, भंवरे के द्वारा होती है। उनके द्वारा भी हो सकती है अगर वो आके बैठते हैं, क्योंकि फूल काफ़ी छोटे होते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए होता है, टहनी को लेना है, पकड़ के थोड़ा सा हिला देना है। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। जितने फूल होते हैं वो दोस्तों टमाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब टमाटर लगना शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों पौधे को आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम युक्त जो फर्टिलाइजर होता है वो प्रोवाइड करें और पानी पर विशेष ध्यान रखें, मिट्टी को आप सूखने ना दें। टमाटर को हरेपन से लाल होने में करीब 25 से 30 दिन लग जाते हैं। अगस्त में जब आप टमाटर लगाते हैं तो करीब करीब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको उनको एक अच्छा उत्पादन मिलने की दोस्तों संभावना रहती है। अगली जो सब्जी मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है बैंगन। बैंगन की काफ़ी वैरायटी आती है, काफ़ी किस्म आती है और काफ़ी कलर में आते हैं। पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर के जो बैंगन होते हैं मुख्यतः अपने इंडिया के अंदर इनका उत्पादन लगातार किया जाता रहता है। अमूमन नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बैंगन लगाए जाते हैं वो पर्पल कलर वाले बैंगन लगाए जाते हैं। बैंगन मुख्यतः गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं और मीडियम गोल भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर बैंगन की खूब अच्छा उत्पादन मुझे कंटिन्यू रूप से मिलता रहता है, क्योंकि मैं चैन कड़ी के अंदर इस बैंगन के सीड्स को जर्मिनेट करता हूँ, ट्रांसप्लांट भी करता हूँ। बैंगन की भी दोस्तों गोभी और टमाटर की तरह पहले पौध तैयार की जाती है। इसके सीड्स को हम डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगा सकते, जैसे बाकी और सब्जियों के सीड्स को डायरेक्ट ज़मीन में लगा सकते हैं। पौध को तैयार करने के लिए दोस्तों आपको एक अच्छी सोइल मिक्सचर बनानी चाहिए होती है, जिसमें गार्डन की पुरानी मिट्टी ले, कुछ परसेंट उसके अंदर फुली डिकम्पोज जो काउडंक होता है, जो ब्लैक कलर में होता है, उसको मिलाए। साथ में दोस्तों कोकोपीट मिलाए। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके जब आप सीड्स को लगाते हैं तो पौध तैयार होना शुरू हो जाती है। पौध जब करीब करीब 4 से 6 इंच की होती है तो वह ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। पौध को जब भी ट्रांसप्लांट करने के लिए आप निकालते हैं तो पहले आपको मिट्टी में पानी दे देना चाहिए होता है, ताकि मिट्टी पूर्ण रूप से गीली हो जाए और जब आप पौध को उखाड़ते हैं तो उसकी संपूर्ण जड़ें होती है वह पूरी निकल कर बाहर आ जाए। पौध को निकालने के बाद एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को बनाएं और गमले में या ग्रो बैग में जब आप भरते हैं तो सिंगल गमले या सिंगल जो ग्रो बैग होता है, 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग होता है, उसके अंदर आप एक सिंगल पौधा ही लगाएं। डबल पौधा ना लगाएं, क्योंकि बैंगन का पौधा होता है एक हार्डली प्लांट के अंदर आता है और ये हमारे गार्डन में कम से कम भी तो 2 से लेकर 3 साल तक चलता है। तो आप जब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो सिंगल पौधा ही एक 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग होता है उसके अंदर लगाएं।
क्योंकि दोस्तों बैंगन का पौधा भी छोटेपन से ही अपना बेस्ट प्रोडक्शन देने की क्षमता दिखानी शुरू कर देता है। करीब करीब 40 से 50 दिन का होते होते इसमें खूब अच्छी मात्रा में फूल आने शुरू हो जाते हैं और बैंगन में भी करनट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए होता है कि हर वही 10 से 15 दिन के अंदर एक बार लौंग ऑयल या नीम ऑयल या हल्दी, इन तीनों में से किसी एक चीज़ का प्लांट पर स्प्रे करें, ताकि जो इसके अंदर सबसे प्रमुख लगने वाला जो रोग होता है, जिसे लीफ कर्ल वायरस भी कहते हैं, जो थ्रिप्स एंड माइट का अटैक से भी होता है, काफ़ी तरह की डिजीज भी होती है, तो इनसे पौधा बच सके और बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखा सके। इसी के साथ हर 15 दिन में एक बार मिट्टी में फुली डिकम्पोज काऊ डंग का इस्तेमाल करें। जब पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर होता है उसको क्या तो आप बंद करें या फिर बहुत ही आंशिक रूप से दें। इसके साथ ही आपको करना है, क्या चाहिए होता है कि जो पोटेशियम, फास्फोरस या सल्फर या मैग्नीशियम युक्त और कैल्शियम युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट को प्रोवाइड करने चाहिए होते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट गहरा भूसी तो बनता ही बनता है, साथ में बेस्ट प्रोडक्शन देने की क्षमता दिखाता है। जब आप अगस्त महीने में इसके सीड्स को ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं तो सितंबर महीने के फर्स्ट वीक से आपको इसकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी देखने को अपने यहाँ पर मिलना शुरू हो जाती है दोस्तों। अगली जो सब्जी लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी हमारे किचन में रेगुलर काम आने वाली चीज़ होती है, जो कि तीनों समय भोजन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मिर्च की भी दोस्तों गोभी, बैंगन, टमाटर की तरह पहले पौध तैयार की जाती है। इसके सीड्स को हम डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं लगा सकते। पौध को पहले तैयार करना पड़ता है। पौध जब तैयार हो जाती है और आप देखते हैं करीब-करीब 7-8 पत्तियों की हो जाती है, तब हमें इसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। ट्रांसप्लांट करने का मेथड प्रोसीजर वही है, मिट्टी बनाने का तरीका भी वही है। बस इसके अंदर आपको करना क्या है, जब आप मिट्टी बनाते हैं, पुरानी मिट्टी से नई मिट्टी में लेकर आते हैं, तो नीम खली मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि रूट्स के अंदर किसी भी तरह की डिजीज़ लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मिर्च का जब पौधा हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या होता है कि ये भी छोटेपन से फूल फल लाने की क्षमता दिखाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो रूट्स के अंदर है एक नेमाटोड बीमारी लगने का खतरा सबसे बड़ा बना रहता है। तो उससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, जो नीम खली होती है हमें मिट्टी बनाते वक्त तो उसके अंदर करीब करीब 12 बाई 12 के गमले में पॉट जो होता है उसके अंदर 50 ग्राम के करीब जो नीम खली होती है वो मिलानी चाहिए होती है। इसी के साथ एक पौध के लिए सिर्फ आपको 12 बाई 12 का जो सिंगल ग्रो बैग होता है उसमें आपको लेना चाहिए होता है, सिंगल पौध उसको ट्रांसप्लांट करनी चाहिए होती है। मिर्च का पौधा भी एक हार्डली प्लांट होता है जो कि हमारे गार्डन में करीब करीब 2 साल तक चल जाता है आराम से। तो मिर्च के पौधे की देखभाल सेम उसी तरह करनी चाहिए होती है जैसे हम बाकी प्लांट की करते हैं, जिससे हर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल या लौंग ऑयल का स्प्रे करें। साथ में जब फूल आने के समय हो जाता है तो जो नीचे मिट्टी होती है उसमें पानी पर कंट्रोल करें। इसी के साथ करीब करीब महीने में एक बार प्लांट की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि जो धूप से रिचार्ज की मिट्टी होती है, ऑक्सीजन मिली मिट्टी रहती है, वह नीचे जाती है और पलटी खाकर जो मिट्टी गीली मिट्टी होती है वो ऊपर की तरफ आती है। तो जो नीचे जो गीली मिट्टी के अंदर नमी युक्त जो मिट्टी के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, कोई भी हार्मफुल ऐसा कीटाणु होता है, तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर दोस्तों खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि मिर्च के पौधे में जो निमाटोड या जो रूट गलन की समस्या होती है वह होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ में हर 15 दिन के अंदर एक बार आप इसे फुली डिकम्पोज कावडंक दें। कावडंक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रासायनिक तौर पर करते हैं तो रासायनिक तौर पर इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, गमले या ग्रो बैग के अंदर आप ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है कि मिट्टी आपकी जहरीली बननी शुरू हो जाती है और जब आपके जो फ्रूटिंग होनी शुरू होती है तो उसके अंदर वो रसायनों की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी विपरीत प्रभाव डाल सकती है। अगली सब्जी जो मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है कद्दू। अगस्त के फर्स्ट वीक में जब हम कद्दू को लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70 से 90 दिन मानकर चलो, अक्टूबर के जो मिड होता है उसमें से आपको वहाँ से उसकी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है, जो कि करीब करीब चलती है दिसंबर मिड तक चलने लगती है, जब तक कि टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे नहीं आ जाता है। कद्दू के सीड्स को हम डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं या आप सीडलिंग ट्रे के अंदर भी जर्मिनेट करके उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको एक काम करना पड़ता है कि जो सॉइल होती है उसको एक बहुत ही ताकतवर बनाने पड़ते हैं। मैं क्या करता हूँ इसको बनाने के लिए कि 50% गार्डन सॉइल लेता हूँ जो कि पूरी सूखी हुई रेत होती है, इसको पहले सुखा लेता हूँ 6-7 दिन। फिर उसके बाद उसके अंदर 30% के करीब फुली डिकम्पोज कावडंक होता है उसको मिलाता हूँ। इसी के साथ 10% के रेशो में इसमें नीम खली हो गया, सरसों खली हो गया, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ खनिज हो जाते हैं जैसे जिप्सम हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, मुल्तानी मिट्टी होगी, गेरू हो गया, इस तरह का मिलाता हूँ। साथ में 10% के रेशो के अंदर इसमें मैं रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाता हूँ। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि पौधा अपनी ग्रोथ तो पकड़ता पकड़ता है, साथ में जब ये स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाई जाती है तो क्या मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। लगातार पानी डालने से जो मिट्टी कण आपस में चिपकते हैं वो चिपक नहीं पाते हैं, मिट्टी टाइट हो नहीं पाती है। तो बेल रूपी जो सब्जी जितनी भी होती है उनकी क्या रूट्स ज़्यादा फैलती है, तेजी से बढ़ती है और जितनी तेजी से नीचे रूट्स डेवलप होती है उतनी तेजी से पौधा अपने आप ग्रोथ को भी दिखाना शुरू कर देता है।
जब पत्तियां करीब करीब 15-20 पत्ती हो जाती है तो आपको यहाँ से जो इसकी फर्स्ट नोक होती है जो चल रही होती है जो हेड होता है वहां से आपको कट कर देना है। कट करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती है। ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था तो एक ब्रांच तो ये निकली है जो आपको दिखाई दे रही, सेकंड ब्रांच ये आपको दिखाई दे रही होगी, थर्ड ब्रांच ये दिखाई दे रही होगी और फोर्थ ब्रांच वहां से वो निकल पड़ी है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो उत्पादन मिलने की जो क्षमता होता है, पौधा ज़्यादा ज़्यादा दिखाता है और उत्पादन भी हमें बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना बनी रहती है। अगली सब्जी जो मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है लौकी। लौकी इस वक्त अगर आप लगाते हैं तो करीब करीब 60 से 70 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे और करीब करीब 80 से 90 दिन में आपको इसको पहली हार्वेस्टिंग दोस्तों मिलना शुरू हो जाती है। लौकी दो तरह की होती है, लॉन्ग लौकी होती है और गोल लौकी होती है। दोनों तरह की लौकी दोस्तों आप इस वक्त लगा सकते हैं। लौकी की बेल में जब हम मचान विधि को अपनाते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ लौकी का साइज काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है तो दूसरी तरफ जो उत्पादन होता है हमें खूब अच्छा मिलने की संभावना दोस्तों बनी रहती है। लौकी के सीड्स को भी हम दोनों तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं, सीडलिंग ट्रे में भी या फिर जैसे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट रूप से किए हुए हैं ये। इस तरह से हम डायरेक्ट रूप से भी इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। अब इनके लिए ग्रो बैग का साइज क्या होता है, जैसे कद्दू है, लौकी है, करेला है, गिलकी है, इनके लिए कम से कम भी तो आपको 15x15 का ग्रो बैग चाहिए होता है या इससे आप बड़ा भी ले सकते हैं जैसे 18x18 का होता है। बड़े ग्रो बैग के अंदर क्या होता है कि इसका रूट का जाल बहुत अच्छा फैलता है। जब रूट का जाल अच्छा फैलता है तो अपनी प्रोडक्शन दिखाने की क्षमता भी बहुत अच्छा दिखाता है। या आप इस तरह के जो बड़े बिग कंटेनर होते हैं जो होममेड बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बनवाए हुए हैं इस तरह के बिग कंटेनर, इस तरह के बिग कंटेनर बनाकर भी बेल वर्गीय सब्जियों को आप इनमें लगाते हैं तो आपको बेस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। बेल जब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है तो आप इस पर होममेड जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है उसका इस्तेमाल करें स्प्रे के रूप में, या फिर आप जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे करें। इससे क्या होता है कि लौकी की बेल पर जो लगने वाले इंसेक्ट होते हैं उनसे बेल को बचाव मिलता है और बेल बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ दिखानी शुरू कर देती है। करीब करीब 50 से 60 दिन के बीच में लौकी की बेल में मेल और फीमेल दोनों फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त आपके यहाँ पर जो नेचुरल पोलिनेटर होते हैं जैसे तितली है, भंवरा, मधुमक्खी है, इनका आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं आते तो आपको फिर इसमें हैंड पोलिनेशन या फिर जो आर्टिफिशियल पोलिनेशन होता है वह कराना चाहिए होता है। मेल फूल के स्टिग्मा को आपने फीमेल फूल पर टच कराना होता है। इससे क्या होता है पोलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और करीब करीब 70 से 80 दिनों में जो फीमेल फूल होता है अपना पूरा आकार ले लेता है और आपको एक बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को यह बेल दिखाना शुरू कर देती है, जो कि मिड दिसंबर तक लगातार आपको मिलता रहता है। अगली सब्जी जो मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है पत्तेदार। आप देख सकते हैं यहाँ पर धनिया है जो कि मैं जर्मिनेट कर चुका हूँ। इस महीने के अंदर अगस्त के महीने में जब आप धनिया जर्मिनेट करते हैं तो निसंदेह करीब करीब 25 से 30 दिन बाद वो आपके किचन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। धनिया को जर्मिनेट करने के लिए आपको अच्छे सीड्स लेने चाहिए होते हैं, बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है और धनिया लगाकर उस पर करीब करीब आधा इंच मिट्टी की लेयर चढ़ाकर पानी उसमें डाल देना चाहिए होता है, ताकि जो सीड्स होता है वो नमी पकड़ के रखे और ऊपर की मिट्टी को आप सूखना ना दे। जब मिट्टी सूखेगी नहीं धनिया जर्मिनेट होता है तो देखेंगे आप करीब करीब 5 से 7 दिन के अंदर इस अगस्त के महीने में धनिया इस तरह से जर्मिनेट हो चुका होता है। आप देख सकते हैं कि धनिया मिट्टी से बाहर निकल कर आ चुका है। तो इस वक्त आप धनिया लगाना बिल्कुल ना चूकें क्योंकि ये जो महीना होता है धनिया लगाने के लिए बहुत बेस्ट महीना माना जाता है और इस वक्त लोग काफ़ी अच्छे रूप में धनिया का उत्पादन अपने यहाँ पर करते हैं। क्योंकि धनिया जिस तरह सब्जी हम बनाते हैं, जो सब्जी में किंग मेकर का काम करता है, लास्ट में जब धनिया डाला जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से सुगंधित सब्जी होती है और खाना भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगस्त महीने में क्या टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे आ जाता है काफ़ी बार। अगर आपके वहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, 35 डिग्री तक है तो धनिया लगाने से बचें। अगर 30 डिग्री से नीचे है तो आप निस्संदेह धनिया लगा सकते हैं। अगली सब्जी जो मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों वह है पालक। यह भी एक पत्तेदार सब्जी होती है और अगस्त के महीने में हमें पूर्ण रूप से लगा देनी चाहिए होती है। सेम इसके सीड्स भी धनिया की सीड्स की तरह आप जर्मिनेट कीजिए। बस इतना है कि इसके सीड्स आपको 2 से 3 दिन में जर्मिनेट होते हुए दिखाई दे जाते हैं। जब आप एक अच्छी बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करते हैं और पालक के सीड्स को लगाते हैं तो जब 2 से 3 दिन में तैयार हो जाते हैं तो करीब करीब यह भी आपको 25 से 30 दिन के अंदर आपके किचन में जाने की अपनी क्षमता को दिखाते हैं। इसी के साथ जो पालक होता है उसके सीड्स को लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग का साइज होता है वो आपकी जो हाइट है ग्रो बैग की 6 इंच के करीब की होनी चाहिए। 6 इंच के जो पॉट होता है, जो ग्रो बैग होता है, जो कैरेट होता है, उसके अंदर बेस्ट रूप के अंदर जो धनिया उत्पादन हो सकता है। आप देख सकते हैं 6 इंच का जो ग्रो बैग है इसके अंदर मैंने धनिया को उगाया हुआ है और इसकी हार्वेस्टिंग कंटिन्यू रूप से दोस्तों मैं ले रहा हूँ, जो कि पिछले महीने में मैंने इसको उगाया हुआ था। पालक की लगातार हार्वेस्टिंग लेने के लिए दोस्तों आप उसे जमीन से डायरेक्ट ना उखाड़े, करीब करीब जमीन से 1 से 2 इंच छोड़कर उसकी कटाई करें, ताकि ये नेक्स्ट टाइम में दोबारा फूट कर दोबारा अपने आप को आगे बढ़ा सके और आपको लगातार कंटिन्यू रूप से अपना उत्पादन दे सके। दोस्तों ये 8 तरह की सब्जियां अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं, चाहिए आपने टेरेस पे गार्डन लगा रखा हो या जमीन पर लगा रखा हो, तो निसंदेह आपको दिसंबर तक सब्जियां खरीदने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।